क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि पेशेंट के स्टेबल होने के बाद उसको फर्दर कैसे डील किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेशेंट के स्टेबल होने के बाद जो स्टेप आता है वो है डिकंटामिनेशन, कि डॉक्टर्स जो है ना वो पेशेंट के स्टेबल होने के बाद पेशेंट को किस तरह उसकी पॉइजन को उसकी बॉडी से रिमूव और न्यूट्रलाइज करते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना डिकंटामिनेशन 3 टाइप्स की होती है, जैसे ऑक्यूलर एक्सपोजर, डर्मल एक्सपोजर एंड जीआई कंटामिनेशन। ऑक्यूलर एक्सपोजर में बेसिकली ऑक्यूलर कहते हैं आइज़ का, आइज़ एक्सपोजर हुई है किसी भी पॉइजन के साथ और उसकी वजह से आइज़ में इरिटेशन है, तो हम उसको जो है ना वो एक अच्छी खासी अमाउंट में जो है ना वो सेलाइन या टैपिड वाटर से जो है ना वो फ्लश करेंगे। हमारा गोल इसमें ये होगा कि हम तब तक उसको रिंस करेंगे जब तक हमारी जो पीएच है ना आइज़ की वो बैक टू द नॉर्मल हो जाए। देन हमारे पास जो है ना वो सेकंड टाइप इसकी डिकंटामिनेशन की है, डर्मल एक्सपोजर। इसमें भी हम रिंस करेंगे स्किन को विद द वाटर। डर्मल कहते हैं स्किन को हम कंटिन्यूसली जो है ना वॉश करेंगे। इसके अलावा हम सेकेंड स्टेप करेंगे इसमें कि रिमूव कर देंगे वो कपड़े जिनको पॉइजन ने टच किया होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास जो गोल होगा ना कि हमने स्टॉप करना है स्किन को फ्रॉम ऑब्जर्विंग मोर पॉइजन, कि वो स्किन में टच रहेगा ना अगर पॉइजन कंटिन्यूसली तो वो ऑब्जर्व होता रहेगा ना, तो हमारा मेन टारगेट ये होगा कि हमने उसको ऑब्जर्व नहीं होने देना। थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ द डिकंटामिनेशन इज द जीआई डिकंटामिनेशन। इसमें हमारे पास 3 मेन टूल होते हैं और टाइमिंग इसमें मैटर करती है, जिसमें हमारे पास जो है ना वो गैस्ट्रिक लीवेज आ जाता है, एक्टिविटी चारकोल हो जाता है, होल बॉल इरिगेशन आ जाता है। जीआई डिकंटामिनेशन मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब पेशेंट ने ओरली जो है ना वो पॉइजन को स्वेलड किया हो। इसमें टाइमिंग हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बेस्ट इफ़ डन विद इन 1 आवर ऑफ स्वेलविंग, ठीक है। अगर आप विद इन 1 आवर जो है ना वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, देन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली एक्टिविटी चारकोल एंड डीटीसी। अदरवाइज जो है ना वो हमें दूसरे स्टेप्स पे जाना पड़ता है। एक्टिविटी चारकोल जो है ना वो विद इन 1 आवर ही एक इफेक्टिव है। आफ्टर 1 आवर जो है ना वो हमें वो रिजल्ट जो है ना वो खास शो नहीं करती है। अब सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है ना वो गैस्ट्रिक लीवेज आ जाता है। गैस्ट्रिक लीवेज कहते हैं स्टमक पंपिंग, जिसमें हम जो है ना वो एक एनजी ट्यूब जो है ना वो थ्रो द माउथ इनटू द स्टमक जो है ना वो पुट करते हैं और फ्लश करते हैं वाटर उसके अंदर, और फिर उसके अलावा जो है ना फिर देन उसी स्ट्रिंज के थ्रू जो है ना वो पॉइजन को सक आउट करते हैं। ये बेसिकली जो है ना वो रेयरली यूज किया जाता है आजकल बिकॉज ये रिस्की है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ द एक्टिविटी चारकोल, जिसमें एक स्पेशल ब्लैक पाउडर जो है ना वो मिक्स किया जाता है लिक्विड के साथ। अब चारकोल जो है ना वो एक लाइक का सुपर स्पंज के तौर पे वर्क करता है। अगर मैं एक नॉर्मल रूटीन की एग्जांपल दूं तो वो ये होगा कि 1 ग्राम चारकोल जो है ना वो एक फुटबॉल फील्ड उसको सोक कर सकता है, और मैनी पॉइजन जो है ना वो इसके साथ स्टिक हो सकते हैं गट में, सो योर बॉडी कांट ऑब्जर्व दैम, यू पूप द चारकोल प्लस पॉइजन आउट ईजीली। एंड देन द होल बाउल इरिगेशन आ जाता है। जीआई ट्रैक फ्लश होता है बेसिकली इसमें हम जो है ना वो ड्रिंक करते हैं और गेट अ ट्यूब विद द स्पेशल सोल्यूशन, जिसमें जो है ना वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आ जाता है। इट्स लाइक अ लैक्सेटिव डेट फ्लशेज योर इंटायर इंटेस्टाइन। जिस तरह लैक्सेटिव वर्क करते हैं ना बेसिकली कि हम उसको वो अपना इफेक्ट शो करते हैं, लाइक वो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देते हैं, इंक्रीजिंग स्टूल वाटर कंटेंट को या बल्क मसल मूवमेंट को जो है ना वो इंक्रीज करवा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये स्टेप होल बाउल इरिगेशन का भी हमारे पास जो है ना वो हेल्पफुल होगा। में कुछ हमारे पास जो है ना वो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन आ जाती हैं। एक्टिविटी चारकोल जो है ना वो बहुत अच्छा वर्क करता है, कुछ पॉइजन के साथ बहुत अच्छा स्टिक करता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइजन हैं जिनके साथ वो स्टिक नहीं करता है, वहाँ पे वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करता, लाइक जैसे हैवी मेटल्स, आयरन, लिथियम, पोटेशियम और अल्कोहल आ जाएगा। लेकिन अगर इन मेटल्स या आयरन, लिथियम, पोटेशियम, अल्कोहल के साथ कोई ऐसी ड्रग है जहाँ पर चारकोल बहुत इजीली और बहुत अच्छे से वर्क करेगा, तो वहाँ पर एक्टिविटी चारकोल हम यूज़ कर सकते हैं। बट टाइमलाइन, अगेन आई एम सेइंग कि टाइमलाइन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। विद इन 1 आवर ऑफ इंजेक्शन जो है ना इसकी की है कि विद इन 1 आवर ही क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आफ्टर 1 आवर जो है ना मोस्ट ऑफ द पॉइजन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट द स्टमक और वो मूव कर जाता है इंटेस्टाइन में। स्टमक जो है ना वो पंपिंग और चारकोल जो है ना वो वर्क बेस्ट करता है अर्ली 1 आवर में, ठीक है। आफ्टर फ्यू आवर्स इट ऑफन वॉन्ट हेल्प मच। सो द सिंपल मैकेनिज्म जो है ना इसका यही होगा कि पेशेंट आपके पास आता है इमरजेंसी में, सबसे पहले आपको उसको स्टेबलाइज करना है एंड देन उसकी जो है ना वो डिकंटामिनेशन करवानी है, कि उसको जो भी प्रॉब्लम है पॉइजन जिस थ्रू हुआ है, को पॉइजन को जो है ना वो न्यूट्रलाइज या रिमूव करवाना है बॉडी से, चाहे वो ओक्यूलर एक्सपोजर है, डर्मल एक्सपोजर है या ओरली जो है ना वो पॉइजन कोई भी लिया गया है फूड के थ्रू या सुसाइडल अटेम्प्ट और एनी अदर इशू। पॉइजन की रिमूवल को इन्हेंस करने के लिए हमारे पास एलिमिनेशन इन्हेंसमेंट का स्टेप आता है। डिकंटामिनेशन से हमारे पास जो है ना न्यूट्रलाइज या रिमूवल हो रही है, लेकिन अगर उसको स्पीड अप हमने करना है ना रिमूवल को ड्रग को बॉडी से,
तो हम जो है ना एलिमिनेशन इन्हेंसमेंट में जो है ना वो स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें हमारे पास जो है ना फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, जैसे हीमोडायलिसिस आ जाती है, यूरिनरी अल्कलाइजेशन आ जाती है, एंड द लास्ट वन जो है ना वो मल्टीपल डोज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल आ जाती है। अब जो हीमोडायलिसिस है ना हमारे पास, ये अगर हम थिंक आउट करें तो हमारे पास जो है ना आर्टिफिशियल किडनी मशीन है। हीमोडायलिसिस पर हम उन पेशेंट को डालते हैं, अगर हम सिंपल मैकेनिज्म किडनी का देखें तो किडनी जो है ना वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं ना उसको रिमूव कर देती है। अब अगर टॉक्सिसिटी क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है ना वो ले ली और फिल्टर जो है ना वो किडनी हमारा इतना कर ही नहीं पा रही, उस पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। किडनी जो है ना वो स्लो डाउन हो जाएगी और उसके डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना वो एलिमिनेशन इन्हेंसमेंट करनी पड़ती है पेशेंट को हीमोडायलिसिस पर डालकर। अब हम उन्हीं पेशेंट को जो है ना वो एलिमिनेशन इन्हेंसमेंट यानी हीमोडायलिसिस पर डालेंगे जिन्होंने वो ड्रग ली होगी जिसके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी। लाइक उस ड्रग की जो है ना वो लो प्रोटीन बाइंडिंग होनी चाहिए, अगर वो प्रोटीन के साथ ही ज़्यादा देर तक बाइंड रहेगी तो बॉडी उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हीमोडायलिसिस सिर्फ जो है ना वो ब्लड तक की रहती है। इसके अलावा स्मॉल मोलिकुलर वेट होना चाहिए। डायलिसिस के जो पोर्स होते हैं ना उनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, उससे जो है ना स्मॉल मोलिकुलर ड्रग्स जो है ना वही क्रॉस कर सकती हैं, लार्ज वन नहीं। स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और वाटर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगी मेथानॉल, एथाइलिन ग्लाइकोल, सैलिसाइलेट्स, थियोफाइलिन, फिनोबार्बिटॉल, लिथियम, एटीसी। हमें सिर्फ ये याद रखना है हीमोडायलिसिस में कि वो ड्रग ही वही पेशेंट जो है ना हीमोडायलिसिस पे हम डालेंगे जिन्होंने वो ड्रग लिए होंगे जिनके पास ये 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी, लाइक लो प्रोटीन बाइंडिंग, स्मॉल मोलिकुलर वेट, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर सॉल्युबिलिटी। सेकेंड मेथड जो है ना वो हमारे पास यूरिनरी अल्कलाइजेशन का ये चीपेस्ट मेथड है हमारे पास, और इसमें जो है ना वो हम आईवी के थ्रू जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं ताकि यूरिन की पीएच को जो है ना वो इंक्रीज़ किया जा सके। नॉर्मल यूरिन की जो पीएच है ना वो 6 होती है, लेकिन इसमें जो है ना हम यूरिन की पीएच को इंक्रीज़ करेंगे 7.5 to 8 तक। लेकिन इसमें हमने पीएच सीरम को जो है ना वो इंश्योर करना है कि वो 7.55 से एक्सीड ना कर सके। अब वीक एसिड लाइक एस्प्रिन, फिनोबार्बिटॉल जो है ना वो चार्ज हो जाएगी और जो बॉडी में जो है ना वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं होंगी। अब इसमें जो है ना बात वही आ रही है कि किडनी फिल्टर कर रही है, लेकिन जब वो फिल्टर करती है एक्सक्रीशन करने से पहले जो है ना वो कुछ ड्रग जो है ना वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ पर हमने वो रीअब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए जो है ना वो पीएच इंक्रीज करवाई है ड्रग की, ताकि वो जो है ना वो रीअब्जॉर्ब ना हो और पेशेंट की बॉडी से जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाए। सेम यही प्रोसीजर जो है ना वो हम वीक बेसिक ड्रग्स के साथ जो है ना वो करेंगे, उनकी जो है ना वो एसिडिटी इंक्रीज करवाकर उनको बॉडी से जो है ना वो एक्सक्रीट आउट करवाएंगे। लास्ट मेथड हमारे पास जो है ना वो मल्टीपल डोज एक्टिवेटेड चारकोल है। यहाँ पर भी जो है ना वो हम एलिमिनेशन इन्हेंस करवाते हैं सर्टन ड्रग्स की, लाइक थियोफिलाइन, फिनोबार्बिटॉल, डाइजॉक्सिन या कार्बामेज़ेपिन की। एक्टिवेटेड चारकोल जो है ना इसके पास एक्सट्रीमली पोरस होता है और इसके पास जो है ना वो हाई सरफेस एरिया होती है। अब इसमें जो है ना वो 2 तरह से ये मैकेनिज्म हेल्पफुल होता है, लाइक गट डायलिसिस हो जाती है, ये स्टॉप हम करवा देते हैं इंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन। गट डायलिसिस में फॉर एग्जांपल पेशेंट ने ड्रग लिया, उसको टॉक्सिसिटी हुई है, तो उसमें जो है ना वो उसके ब्लड में हाई लेवल होगा ड्रग का। हम चारकोल उसकी गट में जो है ना वो देंगे, पुट करेंगे और चारकोल जो है ना वो इंस्टेंटली जो है ना ग्रैब कर लेगा ड्रग को, डेट एंटर द गट, और गट में जो है ना वो 0 लेवल हो जाएगा, लेकिन ब्लड में अभी भी हाई लेवल है। अब जैसे ही गट में जो है ना वो 0 लेवल होगा ना, तो जो अमाउंट ब्लड में होगी ना वो बैकवर्ड आएगी गट की तरफ, ठीक है। हम दोबारा से एक्टिवेटेड चारकोल उसमें देंगे और जो गट में दोबारा से अमाउंट आ रही है ना तो वो रीअब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह जो है ना मल्टीपल डोज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल जो है ना वो गट डायलिसिस में हेल्प कर रही है। देन हमारे पास जो है ना वो स्टॉप इंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन आ जाती है। अब ड्रग हमारे पास जो है ना जब लीवर में जाती है ना, लीवर से बाइल में जा रही है, बाइल से इंटेस्टाइन में जाते हैं, इंटेस्टाइन से दोबारा से गट में रीअब्जॉर्ब होती है और बैक टू द ब्लड एंड देन लिवर में अगेन चल जाती है। लेकिन जब हम चारकोल देते हैं ना तो चारकोल इस साइकिल को ब्रेक कर देता है और ग्रैब करता है ड्रग को इंटेस्टाइन में बिफोर कि वो दोबारा से गट में अब्जॉर्ब हो। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती हैं वो फेनिटोइन की आ जाती है, डाइजॉक्सिन की आ जाती है और कार्बामेज़ेपिन की आती है। बट वन थिंग हमने इसमें इंश्योर कर रखनी है कि हमारे पास बाउल साउंड जो है ना वो मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए प्रेयर टू ईच डोज ऑफ चारकोल टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हम ये स्टेप्स करने लगे लाइक गट डायलिसिस या स्टॉप इंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन करने लगे ना और बाउल का साउंड ही नहीं है तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि साउंड बाउल का प्रेजेंट होना चाहिए, देन हमें ये जो है ना वो दोनों स्टेप्स फॉलो करने हैं।